नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? वही उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आपका बैच पहले से ही शुरू हो रखा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, और क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके लिए है तो इस पर थोड़ा सा और फोकस देना है। और आज से जो ये यात्रा हमने शुरू की है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना। आपको बहुत बेहतर तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और एक चीज मैं आपसे एक वादा चाहूंगा, आज शुरुआत है तो एक वादा मुझे आपसे चाहिए। ठीक है? क्या वादा चाहिए? एक वादा मैं आप सबसे चाहूंगा, और वो वादा है कि हर शाम, ठीक है, 5 मिनट आप खुद से बातें करेंगे। खुद से कैसे? मान लो सोने का वक्त आ गया है, सोने का वक्त आ गया है, ठीक है। क्या बातें करेंगे? कि क्या आपने आज अपना 90% जो आपके पास समय था, समय मतलब जो जगने से, मतलब जो सोना और अपना खाना वगैरह इन सब चीजों से बचता है, प्रतिशत समय पढ़ाई को दिया। यानी आपके पास मान लो कि भाई आपके पास थे आज दिन में 12 घंटे, तो क्या आपने 10.5 घंटे पढ़ाई को दिया? ये एक सवाल पूछना है, और मुझे वादा करो कि आपका ये जवाब हमेशा हाँ होगा। हाँ। अब इसमें यह भी आ गया कि अगर कोई काम था आपको बहुत जेन्युइन काम, तो उस जेन्युइन काम का समय भी निकाल दो, उसके बाद 8 घंटे बचे, तो क्या 8 घंटे का 90% आपने पढ़ाई को दे दिया? एक सवाल ये पूछना है। और दूसरा ये कि आपने पढ़ाई के अलावा जिन चीजों में आज अपना समय बिताया, क्या वो आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने लायक हैं? क्या वो आपके जीवन को बेहतर दिशा में लेके जाएंगी? क्या वो आपके फ्यूचर को बेहतर बनाएंगी? अगर नहीं बनाएंगी, छोड़ दो उन्हें। और अगर ये प्रॉमिस आप कर गए, तो सिलेक्शन दूर नहीं है। ये प्रॉमिस आपको बचाएगा उस हर टाइम से, जो 1 घंटे आपने दिन में रील देखी थी, बचाएगा। क्यों? क्योंकि पता चलेगा शाम को कि नहीं, मैं अपना 90% टाइम दे ही नहीं पाया। ठीक है? दूसरा, पहली क्लास है लेकिन स्ट्रेटजी आज नहीं, सिलेबस आज नहीं, क्योंकि मैंने जीवन में एक चीज महसूस करके देख ली कि जिसे करना होता है ना, तो वो सबसे पहले काम शुरू करता है। एक शुरुआत के बाद वो फिर चीजें हम सोचेंगे। वैसे भी आपके लिए स्ट्रेटजी बना के ही चल रहा हूं मैं, तो इतना भरोसा करना है। सिलेबस वगैरह भी डिस्कस हम अलग करेंगे। आज हम सबसे पहले, पहली क्लास है, पहली क्लास की शुरुआत हम बेहतर ढंग से पढ़ाई से करेंगे। आपका थम्स अप एक बार चाहिए, आपका हर्ट जो है उसकी सिमली एक बार चाहिए, ताकि हम इस चीज पे शुरुआत कर सकें। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। तो ये वादा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो बेटा इसको अपनी कॉपी पे लिख देना कि क्या आज अपना 90% समय पढ़ाई को दिया। ये लिख लो, नीचे तारीख लिख लो, 1, 2, 3, 4, हर मंथ का अलग अलग। और बस शाम को ये भी रखो टिक, नहीं दिया, दिया, नहीं दिया। आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरिट कहीं भी जाए, अगर आपकी यहां की मेरिट ठीक है, तो सारा काम हो जाएगा। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विश्व धरोहर स्थल। देखिए, धरोहर होती है कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत महत्व रखती हो, और हमें हमारे पूर्वजों ने, पिछली पीढ़ी ने दे दी हो। जैसे हमें घर मिला है, वो भी हमारे माँ बाप से हमें धरोहर के तौर पे मिला है। हमें खेत मिला है, धरोहर मिली है। गहने मिले हैं, धरोहर है। कोई बहुत अच्छी चीज है। कोई माँ ने अपनी पुरानी साड़ी अपनी बेटी को दे दी, धरोहर है। यानी जिनका महत्व बहुत है, जिन्हें हम लंबे समय चलाना चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहें। वैसे ही दुनिया में हमारी पिछली पीढ़ियों ने हमें कुछ धरोहरें दी हैं।
पर उन धरोहरों को, क्योंकि वो किसी एक इंसान को नहीं मिली, अगर मुझे एक पिछली पीढ़ी से एक अंगूठी मिली है तो मैं उसे संभाल के रखने की कोशिश करता हूं, और वो जो धरोहर है ना, वो हमें पिछली पीढ़ी दे गई पर किसी एक इंसान को नहीं दिया, तो फिर हम उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। हम सोचते हैं ठीक है, जितने दिन चलेगी चल जाएगी, ना चले तो ना चले। पर क्या सब ऐसा सोचने लगे तो काम चल जाएगा? इसलिए यूनेस्को संगठन आगे आया और उसने कहा जो दुनिया में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो कुछ खास है, जिनमें कुछ खासियत है, उनको हम विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देंगे। उस दर्जे का फायदा यह होगा कि उनके संरक्षण के लिए, उनके रख रखाव के लिए कुछ स्पेशल प्रयास किए जाएंगे। और वो प्रयास केवल उस देश की जिम्मेदारी नहीं होगी जहां वो धरोहर स्थल हैं, वो प्रयास पूरी दुनिया के द्वारा सामूहिक तौर पर किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे? सामूहिक तौर पर किए जाएंगे। हां, एक चीज और मैं बता दूं, हाथ से लिखकर पढ़ाना, ये हमारे मन में, हमने बहुत सारी बीमारियां पाल ली हैं मन में। स्टैटिक जीके का इतना मटेरियल हाथ से पढ़ के अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप एक साल में स्टैटिक जीके की नोट्स बना पाओगे, एक साल में। इसलिए मैं आपको यहां क्लास में कोशिश रहेगी याद कराने की। चीजें ज्यादातर लिखी रहेंगी, क्योंकि ना तो मैं उतनी अच्छी पिक्चर बना सकता हूं लाल किले की बेटा, ना मैं ताजमहल की उतनी अच्छी पिक्चर बना सकता हूं, पर मैं इतना वादा करता हूं कि जो चीजें आपको खुद से बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है याद करने के लिए, वो मेरे रहते हुए नहीं लगाना पड़ेगा। जिन बच्चों ने, जिन साथियों ने पिछले बैच में पिछले बार पढ़ा है वो ये बता भी देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये धरोहर हो गए भाई। हाँ, तो यूनेस्को ने ये पहल शुरू की। तो यूनेस्को ने जब की तो थोड़ा सा हमें यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो दुनिया में शैक्षिक मामलों में, वैज्ञानिक मामलों में और संस्कृति से संबंधित मामलों में कुछ कुछ करता रहता है, कुछ कुछ पहल करता रहता है ना। इस क्षेत्र में जो एक्टिव दिखाई दे आपको, सांस्कृतिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, बेटा शैक्षिक क्षेत्र में, उसका नाम है यूनेस्को। उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म सबसे पहले पूछी जाती है। दूसरा, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945। तो 1945 तो पूछा ही जाएगा, कभी कभी ये डेट भी पूछता है। भारत सदस्य बना 1946 में। सदस्य देश इसके 194 हैं। एक तो है पूरी तरह से मेंबर, और एक ऐसे हैं जो बस सहयोगी हैं, यानी उन्हें अभी पूरी तरह से मेंबर का दर्जा नहीं मिला है। पूरी तरह से मेंबर का दर्जा उन्हें नहीं मिला है। ठीक है, तो सहयोगी देश हैं 12, वैसे सदस्य देश है 194, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहां पे? पेरिस, फ्रांस में बेटा। यहां से सवाल पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सवाल यहां से भी पूछा जाता है, पर ये तो मैं आपको जब तक स्टैटिक जीके खत्म होगी 10 बार पढ़ा चुकूंगा, 10 बार में फिर जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने चाहिए, बनाने तो चाहिए बेटा। जब आपका एग्जाम नजदीक हो तब तो पढ़ो पीडीएफ से, और अगर दूर है तो फिर नोट्स बना लेने चाहिए। तो आपकी खुद की मर्जी है नोट्स अगर बनाने हैं नहीं। अगर बनाने और कैसे बनाने ये आपको नहीं पता तो मैंने यूट्यूब पे क्लास डाली हुई है। ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा। अब हम, शुरुआत हो गई है तो हम बताते रहेंगे धीरे धीरे आपको चीजें कि किस तरह से आपको पढ़ना है। पर याद रखिए आजकल उस तरह की पढ़ाई है कि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो पेपर भी ऊपर ऊपर से जाएगा। आपको डीपली चीजें पढ़नी पड़ेंगी। डीपली चीजें जब आप पढ़ेंगे तो 2-4 सवाल ऐसे जरूर होंगे जो दूसरे किसी को नहीं पता, आपको पता है, और वही आपके सिलेक्शन की फिर कुंजी बनते हैं। तो आपको चीजों को पढ़ना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको चीजों को पढ़ने के लिए खुद को तैयार करना ही पड़ेगा। तो ये हो गए। अब ये देखो यूनेस्को किस तरह की चीजों को ये विश्व धरोहर बनाता है। तो दो, या तो वो सांस्कृतिक तौर पे या प्राकृतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो। तो विश्व धरोहर बनने के लिए क्या जरूरी है? विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी कौन कौन सी हैं?
तो विश्व धरोहर स्थल अगर बनना है तो वो दो कैटेगरी में आपको बहुत महत्व की चीज बनना पड़ेगा। या तो सांस्कृतिक, यानी आप संस्कृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए, या प्राकृतिक, यानी आप प्रकृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो विश्व धरोहर स्थल इन दो कैटेगरी की जगहों को बनाया जाता है, इन दो कैटेगरी की जगहों को ये दर्जा दिया जाता है। जीआई टैग अलग है बेटा, जीआई टैग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान महानिदेशक अब यूनेस्को के, देखो यूनेस्को जो संगठन है उसमें सबसे ऊंचा पद कौन सा है? महानिदेशक। तो यूनेस्को के एक महानिदेशक हैं खालिद अल एनानी, 2025 से बने हैं 4 साल के लिए। जब 4 साल के लिए बने हैं तो कब तक रहेंगे? 2029 तक रहेंगे बेटा। कभी कभी इनका देश पूछ लिया जाता है, तो देश है ये मिस्र के। मिस्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इजिप्ट। तो ये मिस्र के हैं खालिद अल एनानी, ये वर्तमान महानिदेशक हैं। जो विश्व धरोहर स्थल बनते हैं, कोई भी चीज हमारी विश्व में जो हमें विरासत के तौर पे मिलती है, तो उसके लिए हम एक दिवस भी मनाते हैं, वो 18 अप्रैल को है। तो आपसे पूछा जाए विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है बेटा। अब ये क्या करता है यूनेस्को? यूनेस्को अलग अलग देशों में देखता है कि कौन कौन सी जगह हैं जिनको विश्व धरोहर का स्टेटस दिया जा सकता है, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया जा सकता है। अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर करने के लिए सारे देशों में देखता है ये? हाँ, सारे देशों में देखता है। तो आज तक कितनी जगह ऐसी हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा यानी स्टेटस दे दिया गया है? तो ध्यान रखना बेटा, आज तक दुनिया में 1273 यानी 1273 ऐसी जगह हैं, 1273 ऐसी साइट हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है 2026 तक। और 26 में इसमें दर्जा कैसे दिया जाता है? एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में 21 देशों का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है। यानी 21 देश के लोग मिलकर उस कमेटी को बनाते हैं। उस कमेटी को बनाने के लिए 21 देश से मेंबर हैं, और वो फिर ये देखता है कि कौन कौन सी जगह को हम विश्व धरोहर का दर्जा दे सकते हैं। हाँ, हाल ही में, बिल्कुल बेटा, हाल ही में सारनाथ को मिला है, बहुत शानदार। तो हर साल दिया जाता है। तो अभी तक 2026 तक 1273 है, और 26 में 25 को मिला है। ये 25 को, 25 ऐसी जगह हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल 2026 में क्या डिक्लेयर किया गया है बेटा। अब ऐसी सबसे ज्यादा जगह कहां पे है? इटली में। जैसे भारत में है अभी 45। भारत में कितनी है बेटा? भारत में 45, याद रखना, भारत में 45 स्थल हैं, ठीक है। अभी सारनाथ को शामिल कर लिया है तो उसके बाद 45 हो गए हैं, उससे पहले 44 थे। कितने थे? उससे पहले 44 थे। तो भारत में 45 स्थल हैं। वैसे ही इटली में बेटा सबसे ज्यादा है, 61 या 62 आंसर आता है, कभी पूछता नहीं है नाम, सबसे ऊपर रखेंगे इसको, सबसे ऊपर इसको रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ये जगह जो है इनको दर्जा मिलता जाता है। तो सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा विश्व विरासत स्थल कब मनाया जाता है? एक ऑप्शन 18 अप्रैल होगा, आप इसको आंसर दे देना। पूछा जाएगा यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो खालिद अल एनानी है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक किस देश के हैं? तो मिस्र के हैं बेटा। यूनेस्को ने आज तक कितनी जगहों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया हुआ है? तो 1273 को दिया हुआ है। यूनेस्को ने 2026 में कुल कितने नए विश्व धरोहर स्थल जोड़े? 25 जोड़े बेटा। यूनेस्को के सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल कौन से देश में है? इटली में है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं? 45 हैं। कितने हैं? 45 हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बताओ, ये सवाल समझ में आ गए
किस तरह मैं बताता चलूंगा साथ में किस तरह के सवाल आएंगे। बाकी आजकल में आपकी वो बुक डल जाएगी, तो उस बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आनंद आएगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाए ना और फिर उस बुक से प्रैक्टिस करके आना, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी फायदे की वो बुक आपके लिए होने वाली है, ऑब्जेक्टिव जीएस समीक्षा, जो मैं आपको फ्री में इसमें डलवा रहा हूं। हाँ, गिरिराज यादव कह रहे हैं सर आपके पढ़ाने का क्या मतलब होगा जब हम लोगों को पीडीएफ से रटना ही है। बेटा सही कह रहे हो आप, तो आप पीडीएफ से ही पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं, अगर आपको लगता है कि इस पढ़ाने का ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो वैसे तो मैं कहूंगा केवल 3 क्लास ले लो आप, है ना। अगर फिर आपको लगे कि कोई फायदा नहीं है, ऐसे तो मैं खुद ही रट लूंगा, तो आप फिर मत लेना क्लास। पर मैं वादा करता हूं कि 3 क्लास के बाद आप क्लास छोड़ नहीं पाओगे। 3 क्लास के बाद आप छोड़ नहीं पाओगे किसी भी कीमत पे। और 3 क्लास में आपको पता चल जाएगा कि मेरे पढ़ाने का उसमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक है बेटा, 1 साल लग जाएगी स्टैटिक पढ़ाने में। अभी आप देखोगे इतना सारा क्या मैं लिख सकता हूं लगातार, इतना सारा मैं लिख सकता हूं क्या? जो एक यूनेस्को का स्थल है ना टॉपिक, उसको ही मैं 7-8 दिन में पढ़ा पाऊंगा, जबकि ऐसे 2-2.5 दिन में खत्म हो जाएगा। पिछले बार नहीं पढ़ा क्या मेरे से आपने ये टॉपिक? अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फायदा है। अभी मैं 3 दिन आपको, कोई बेटा जिसको भरोसा करना है उसे 3 क्लास लेनी है मेरी, बस 3 दिन में आपको कोई सफाई अब इसके बाद नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि 3 दिन में आपको बेनिफिट हुआ, तो आप चौथी क्लास में आइएगा। ठीक है, चलिए तो यहां आइए। अब ये विश्व धरोहर स्थल जो है यहां हमने दे दिया। इसकी खुद 2 कैटेगरी हैं विश्व धरोहरों की। एक तो मूर्त सांस्कृतिक विरासत होती है, एक अमूर्त, यानी मूर्त जिन्हें हम छू सकते हैं, जो हमें दिखाई देती हो, और अमूर्त जो हमें दिखाई ना देती हो, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं केवल। अब इन 45 को भी किन कैटेगरी में बंटना चाहिए था? मैंने आपको बताया था कि विश्व धरोहर स्थल का मतलब है या तो वो संस्कृति के लिहाज से, यानी कल्चरल एस्पेक्ट हो उनमें, या फिर नेचुरल एस्पेक्ट हो। ये दोनों में से कोई सा एस्पेक्ट होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ध्यान रखना कि भाई यहां भी देखो 37 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक। आप कहोगे भैया ये तो 44 ही हुई, आपने तो ऊपर 45 कहा है। तो एक और भी है, उसमें क्या हुआ, हमारी एक जगह ऐसी है जिसमें संस्कृति भी महत्वपूर्ण है, जो संस्कृति के हिसाब से भी और प्रकृति के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। यानी उसमें कुछ ऐसा है कि जो सांस्कृतिक लिहाज से भी बहुत जरूरी है और प्राकृतिक तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, तो याद रखना 37 + 7 + 1, तो ये एक है मिश्रित स्थल। और ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो कंचनजंगा क्या है बेटा? कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है, कहां पे है कंचनजंगा, कौन से स्टेट में है? तो सिक्किम में। तो सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, ये दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? ये दोनों तरह से महत्वपूर्ण है बेटा। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलिए। आप कई हजार बच्चे पढ़ रहे हो, तो बहुत सारे कमेंट में नहीं देख पाता, जो मुझे नजर आता है उसका जवाब मैं दे देता हूं। तो अब शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सवाल आता है हमारा, मैं सवाल भी बताता चलूंगा, हालांकि आपको सवाल जीएस समीक्षा में भर भर के मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए फिर भी। तो सबसे पहले 1983 में हमारी किसी जगह को, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 1983 में, ठीक है, कितने स्थल थे? 4। यानी 4 ऐसी साइट थी, 4 ऐसी जगह थी जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया 1983 में। तो सवाल बनता है सबसे पहले कौन से साल? बेटा तो सबसे पहले 1983 में भारत की कुछ जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। कितनी जगह है, कितनी जगह है वो? तो सवाल पूछा जाएगा तो 4। तो सबसे पहले चारों के नाम मैं आपको बताता हूं, जिसको पहले से पता हो बताना वो एक बार थम्स अप करके। आगरा का किला 1983 में विश्व धरोहर स्थल बना। ताजमहल 1983 में बना। अजंता की गुफाएं 1983 में बनी। एलोरा की गुफाएं 1983 में बनी। यानी 4 जगह है हमारी जो 1983 में, जिसमें से 2 यूपी की है, आगरा का किला और ताजमहल, और अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। तो 4 जगह हमारी बन गई। अब इनसे सवाल कैसे आते हैं?
आगरा का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब बना? पहला सवाल 1983 में। फिर क्योंकि कोई भी चीज बनती है तो उसकी एक स्टाइल है, उसका एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। आर्किटेक्चरल मतलब जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक अलग अलग तरीका है सबका। कोई आपने देखा होगा मुंबई की ऊपर से पतली सी बिल्डिंग है, कोई लाल किले की चौड़ी चौड़ी दीवारों वाली बिल्डिंग है, कोई ताजमहल है जिसमें पत्थर भी और उसमें हीरे भी जड़े हुए हैं। तो इनकी सबकी एक अलग 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 स्टाइल है। तो वैसे ही पूछा अगर जाए आगरा का किला किस स्टाइल में बनाया गया है, तो ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बनाया गया है। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बनाया गया है, याद रखना है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इट वॉज बिल्ट बाई अकबर। कौन सी नदी के तट पे है? जब आगरा में कोई जगह है तो वो तो यमुना नदी के तट पे होगी, सीधी सी बात है। किस तट पे होगी? यमुना नदी के तट पर होगी। ठीक है, यमुना नदी के तट पर होगी बेटा। ठीक है, चलिए यूनेस्को में शामिल 1983 वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला है ना, निर्माण। याद रखना ये जो क्लास रहेगी आपकी, ये है ना, अगर कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो, पैट की तैयारी कर रहा हो, तीनों के लिए मैं तीनों को कवर करके चलूंगा चीजों को। तो इसलिए अगर स्टैटिक जीके आपको ये लग रहा है कि भैया मैं तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरे काम में है, क्या यू पैट की तो काम में है, ये एक ही क्लास ना आपकी तीनों अगर एग्जाम है तो स्टैटिक जीके को तीनों की को कवर कर देगी। स्टैटिक जीके के लिए किसी और जगह भटकने की जरूरत आपको नहीं है इन तीनों एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो यूनेस्को में शामिल हुआ 1983 में। सवाल आएगा इंडो इस्लामिक वास्तुकला। अब जैसे मैं अगला पढ़ाता भी मान लो, ठीक है, दूसरे नंबर पे है ताजमहल। अब मैं यहां लिखूं, मान लो मैं खूब लिखूंगा तो भी कितना तेज लिख सकता हूं। मैं पहले हिंदी में लिखूंगा ताजमहल, ठीक है, अब ताजमहल को फिर मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। फिर ताजमहल के लिए मैं कहूंगा आपसे कि भैया ये किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो फिर मैं कहूंगा कि जी शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया। अब मैंने केवल शाहजहां लिख दिया तो आधे बच्चे बाद में समझेंगे नहीं शाहजहां क्यों लिखा है। ठीक है, तो निर्माण किसके द्वारा, तो बहुत समय आपका खा लेगा। इस समय को हम यूज करेंगे इन चीजों को याद करने में। अब ताजमहल कब शामिल हुआ? 1983 में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है बेटा? तो ताजमहल का निर्माण जैसे आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था, वैसे ही ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा। सवाल एक ये भी पूछा गया है, पीछे पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को मैंने शामिल कर लिया। पिछले बार जब पढ़ाया था तो नहीं शामिल था, कि इसकी ऊंचाई लगभग पूछ ली कितनी है, तो 73 मीटर के करीब ताजमहल की ऊंचाई है। कितनी है? 73 मीटर के करीब है बेटा। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन कौन सी चीज यूज हुई है, कई बार पूछा गया है। सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल, और बेटा लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन, ये दोनों चीज ही ताजमहल में यूज की गई हैं। वैसे आपने देखा होगा ज्यादातर मुगल काल में जो चीजें बनी हैं उनमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज्यादातर किया गया है। ठीक है, चलिए तो याद रखना है सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग इसमें दोनों किया गया है ताजमहल में। उसकी शैली है पियत्रा ड्यूरा। पियत्रा ड्यूरा, कभी आप ताजमहल जाओगे तो आप देखना वहां पत्थर भी है और पत्थर में फिर चमकदार रत्न भी है, पत्थर में चमकदार रत्न भी है। तो जो शैली, जब हम किसी बिल्डिंग को इस तरह बनाते हैं कि वहां पत्थर हो और पत्थर में रत्न भी बीच बीच में हो, तो उसको हम पियत्रा ड्यूरा स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? पियत्रा ड्यूरा स्टाइल कहते हैं। तो इसको पियत्रा ड्यूरा शैली में ही बनाया गया है। और सवाल पूछा गया है कई बार कि इसके वास्तुकार कौन है, यानी जब ये बनाया गया था तो उसका डिजाइन किसने बनाया, इतनी बेहतरीन कल्पना किसकी है, किस व्यक्ति ने ये बनाया है? तो बेटा उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका श्रेय जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका श्रेय जाता है बेटा। ठीक है, चलिए तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। यूनेस्को में शामिल कब हुआ है? 1983 में। निर्माण शाहजहां के द्वारा। ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। सामग्री इसमें सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। शैली इसकी पियत्रा ड्यूरा है। किस स्टाइल में बनाया गया है? तो ये पियत्रा ड्यूरा स्टाइल में बनाया गया है बेटा। उसके वास्तुकार उस्ताद
अहमद लाहौरी हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर वन मेरा है आपसे कि 2026 में अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई। उसमें कितनी नई जगहों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? कितनी नई जगह ऐसी हैं जिनको अब विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे दिया गया है? जल्दी से आप मुझे बताइए, कितनी नई स्थल हैं? बताओ जल्दी से। पूरी दुनिया में बेटा, मैंने भारत में नहीं पूछा। हां, रिया तिवारी ने सबसे पहले जवाब दिया है 25। सबसे जो पहला जवाब आया वो गुड़िया है रिया तिवारी। तो 25 स्थलों को और शामिल किया गया है। तो अभी कितने हैं फिलहाल? 1273। सबसे पहले नंबर पे कौन है? इटली है। और भारत में कितने हैं? 45 है। ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अजंता की गुफाओं पे आ जाओ, ये भी 83 में शामिल। अब इनसे सवाल आता है कि ये किस पर आधारित है? जातक कथाओं पर। जातक कथाएं जो हैं वो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। तो जब गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां गुफाओं में दर्शाई गई हैं तो वो किस धर्म से संबंधित गुफा हो जाएंगी? क्योंकि जब गुफाओं की बात आएगी तो उनमें धर्म पूछा जाता है पेपर में। तो जातक कथाओं का मतलब है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। और जहां गौतम बुद्ध जुड़ गए तो बौद्ध धर्म जुड़ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे अजंता की गुफाओं का संबंध किससे है, तो आप बताओगे बुद्धिज्म से है, बौद्ध धर्म से है। किससे है बेटा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, है ना? किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, क्लियर है? इसको तो नहीं करोगे गलत कभी भी अब? हाँ जी, नहीं करोगे। इसमें कितनी गुफाएं हैं? कुल 29 गुफाएं हैं। 29, ठीक है, 29 गुफाएं हैं। और ये गुफाएं दो कैटेगरी में बटी हुई हैं बेटा। एक तो है 25 तो है विहार। विहार का मतलब है रहने वाली जगह, जिसको हम रेजिडेंशियल तौर पे यूज करते हैं। और 4 हैं चैत्य। चैत्य का मतलब है पूजा स्थल, जहां पर हम पूजा करते हैं। तो 29 गुफाएं हैं पूछी जाती है। बौद्ध धर्म से संबंधित है पूछी जाती है। कितने विहार हैं? 25 हैं। ठीक है, कितने बेटा? तो 4 हैं यहां पर चैत्य। चैत्य का मतलब क्या है? पूजा स्थल है। ये सारी की सारी। और यहां फिर एक सवाल बनता है कि इनकी खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने। पर एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है और मैंने आपसे अभी तक नहीं उसका जिक्र किया, उस सवाल को हम कहते हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वाकाटक वंश के द्वारा। अब इसको आप भूल जाते हो तो मैं इसे कैसे याद करता हूं? मैं याद करता हूं कि अजंता, जिसे आप जानते ना हो, उसके पास आप पहले वॉक करोगे फिर टॉक करोगे। जिसे आप जानते हो वहां तो जाते ही कहोगे अंकल जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते, चाची जी नमस्ते, दादी जी नमस्ते। वहां तो जाते ही टॉक करने लग जाओगे। पर जो अजानता है, पहले थोड़ी देर घूमोगे, फिर कहोगे हाँ जी भाई साहब आप कहाँ से आए हो? कि जी मैं तो वहां से आया हूँ छत्तीसगढ़ से। अच्छा जी, मैं तो भैया यहीं दिल्ली से आया हूँ। तभी तो बात करोगे। तो अजंता जो आदमी है, पहले वॉक फिर टॉक, पहले वॉक फिर टॉक। बेटा क्लियर है? क्लियर? हाँ। ये सारे के सारे सवाल बनते हैं और इन सारे के सारे सवालों को हमें याद रखना पड़ेगा। ये हमें बेटा क्या रखने हैं? याद रखने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला अब आएंगे हम एलोरा की गुफाओं पर। ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं। किन्होंने बनवाई हैं? एक सवाल आता है कि किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूट। आपको पता है ना, राष्ट्रकूट शासक हुए हैं भारत में। राष्ट्रकूटाज किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई हैं। अगर हम बात करें एलोरा की गुफाएं, जैसे वो वाकाटक डायनेस्टी ने बनवाई थी, वैसे ही ये राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं। किसने बनवाई है? राष्ट्रकूटों ने बनवाई हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? हाँ। इसमें 34 गुफाएं हैं। जैसे अजंता में केवल एक धर्म की गुफाएं हैं, यहां एक बदलाव आया। एलोरा में तीनों धर्म की गुफाएं हैं। तीनों धर्म की। जो एक वंश चलता है ना लंबा, तो उसमें ऐसा होता है कोई किसी धर्म को मानने लगता है, कोई किसी को, कोई किसी को।
तो ऐसे ही इसमें तीनों धर्म की गुफाएं हैं, तो इसमें 12 जो गुफाएं हैं कुल मिला के वो बौद्ध धर्म से हैं। सबसे पहली 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं, बुद्धिज्म की। फिर 17 गुफाएं किसकी हैं बेटा, हिंदू धर्म की हैं। फिर 5 गुफाएं किसकी हैं, जैन धर्म की। तो याद रखना ये कुल मिला के 12 गुफाएं तो हैं किसकी, 12 हैं बेटा बौद्ध धर्म की गुफाएं। शुरुआत में हिंदू धर्म की हैं 17 गुफाएं और जैन धर्म की हैं 5 गुफाएं। अब अगर आपको ये पता है तो आपसे एक सवाल अगर मैं पूछूं कि अजंता में तो हो गई केवल बौद्ध धर्म की गुफाएं, एलोरा में सबसे ज्यादा कौन से धर्म की गुफाएं हैं, एलोरा में सबसे ज्यादा कौन से धर्म की गुफाएं हैं। कैसे याद रखें वही मैं बता रहा हूं अभिषेक भाई कि 3 क्लास लो फिर आप कहोगे हैं मुझे इतना याद हो गया, भैया मुझे इतना कैसे याद हो गया, अरे भैया मुझे कुछ करवा तो नहीं दिया किसी ने, इतना कैसे याद हो गया मुझे बिना ज्यादा पढ़े। ये 3 क्लास के बाद आपको पता चलेगा। अब ये जो गुफाएं हैं इनमें कुछ कुछ बना हुआ है, किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन एक चीज बनी हुई है, एक ही मंदिर को काटकर एक ही पत्थर को काटकर मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो है बेटा कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर पूरी एलोरा की गुफाओं में सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर है, सबसे बेहतरीन जो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो एलोरा का कैलाश मंदिर है। क्या है, एलोरा का कैलाश मंदिर है जो सबसे बेहतरीन बनाया हुआ है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, हिंदू धर्म सबसे ज्यादा गुफाएं हिंदू धर्म की, हाँ, और सबसे कम पूछ लेगा तो जैन धर्म की। और इस तरह से ही सवाल बनते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि होमगार्ड में से सवाल आए, पैट में से सवाल आते हैं, यूपी पुलिस में से सवाल आते हैं। तो इस टॉपिक को ऐसे उंगलियों पे करना है, बिल्कुल उंगलियों पे, क्योंकि इससे जरूर सवाल टपकेगा, जरूर टपकेगा। तो ये 4 हो गए। हाँ अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इनका बता देता हूं आपको। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूं बेटा कि 1983 में हमने शुरुआत की है ना। एक थोड़ा सा ना रिवीजन में अगर बताऊं तो मैं बताऊंगा कि भैया यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है। अगर मैं विश्व धरोहर स्थल की बात करूं, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल, तो आप याद करने की कोशिश करना जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। सबसे पहले 1983 में, सबसे पहले कब शामिल हुए है ना, फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले 1983 में, ठीक है, 1983 में है ना। भारत के, हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के स्थल सबसे पहले 1983 में, ठीक है। वर्तमान में कितने हैं बताओ, वर्तमान में 45 है। वर्तमान में कितने हैं बेटा, 45 है, ठीक है, 45, ठीक है। और विश्व में कितने हैं वर्तमान में, 1273। विश्व में कितने हैं बेटा, 1273 है, ठीक है, 1273 है, ठीक है। विश्व धरोहर समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य, तो विश्व धरोहर समिति के जो मेंबर हैं वो 21 देश हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है उसके सदस्य बेटा, सदस्य कितने हैं, 21 है, ठीक है, 21 है। क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। ये अजंता की गुफाएं कौन से वंश के द्वारा बनवाई गई हैं, अजंता, क्या वाकाटक वंश के द्वारा, हाँ वाकाटक वंश के द्वारा, ठीक है। एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा बनवाई गई हैं, तो एलोरा की बेटा राष्ट्रकूटों के द्वारा, राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट, ठीक है। चलिए एलोरा में सबसे प्रसिद्ध क्या है, तो वो है बेटा, याद रखना है किस, कौन है एलोरा में सबसे पहले, सबसे प्रसिद्ध जो है तो वो वहां का कैलाश मंदिर है। और वो किसने बनवाया है, फिर ये सवाल आता है, तो राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बेटा, राष्ट्रकूट राजा हैं ये, कैलाश मंदिर को बनवाया गया है किसके द्वारा, राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा, राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया है। और ये सवाल पूछा जाता है भैया कौन सी गुफा में है 16 नंबर में, राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया है, ठीक है। चलिए क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, तो आगे चले। हाँ आगे देखेंगे, तो यहां एलोरा राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई है। अब ऐसे ही आगरा का किला किसने बनवाया था,
आगरा का किला किसने बनवाया बेटा? तो अकबर ने बनवाया। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया? अकबर के द्वारा। ठीक है। और याद रखना है वैसे ही ताजमहल बनवाया गया शाहजहां के द्वारा, और इसके उस्ताद अहमद लाहौरी कौन थे? वो इसके आर्किटेक्ट थे। कौन थे? आर्किटेक्ट थे। ठीक है। गुफाएं, अजंता किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अगर अजंता की बात करें तो बेटा कौन से धर्म से? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है क्या? बौद्ध धर्म से, हाँ, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर एलोरा की बात करें तो क्या 3 धर्मों में बट जाएगा? हाँ। तो सबसे पहले 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। किसकी हैं? बौद्ध धर्म। ठीक है। फिर हिंदू धर्म की हैं 17 गुफाएं, हिंदू धर्म। और फिर बेटा याद रखना है 5 गुफाएं जैन धर्म की हैं। तो इस तरह से हमें चीजें याद करनी है। जब हम एक जगह खत्म कर लेते हैं ना, तो इसलिए ना बेटा ये हम कोशिश करेंगे आपको याद करवाने की। जो मेरा एक छोटा भाई कह रहा था भैया पीडीएफ से आप पढ़ाओगे तो फिर हमें क्या फायदा, हम खुद ही रट लेंगे। बेटा वो काम याद करने का मैं आसान करवाऊंगा, टेंशन मत लो। आपके लिए जो बेस्ट है वही करवाया जाएगा, है ना? जो बेस्ट है आपके लिए। भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अगर आप अपने बड़े भाई पे भरोसा करते हो तो फिर आपको बहुत चीजें अच्छी मिलेंगी। ठीक है। चलें आगे। थम्स अप 5वीं जगह आ गई। अब हम आ गए बेटा, समिति में कितने देश हैं? मैंने बताया ना बेटा 21 देश है। विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य देश है, 21 देश है ना? और यूनेस्को में 194 देश है। अब आ गए हम यहां पे। अब देखो 1983 में 4 जगह शामिल हुई थी, ऐसे ही 1984 में 2 जगह शामिल होंगी। 1984 में केवल 2 जगह हैं। पहली तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और दूसरी मामल्लापुरम यानी महाबलीपुरम के स्मारक आएंगे। दूसरी महाबलीपुरम के स्मारक। यहां से क्या क्या सवाल आता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कोणार्क है क्या? कोणार्क क्या कोई आदमी था? नहीं, कोणार्क स्थान है बेटा, जगह। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर बना हुआ है उड़ीसा में। अब इसमें सवाल पूछा जाता है ये कब शामिल हुआ? 1984 में। किसने इसका निर्माण करवाया? नरसिंह देव वर्मन ने। ये वास्तुकला याद रखना बेटा। तो इसका आर्किटेक्चर क्या है? कलिंग शैली में बना हुआ है। कलिंग शैली में, जैसे ताजमहल पियत्रा ड्यूरा शैली में बना हुआ है, जैसे आगरा का किला इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है, वैसे ये पियत्रा ड्यूरा शैली में बना हुआ है। और ये रथ के आकार में है। किस आकार में? ये सूर्य मंदिर रथ के आकार में है। अब रथ के आकार में आपको मैं कहूं रथ बनाओ भैया, तो आप कहोगे भैया रथ बनाएंगे तो फिर तो एक तो घोड़े दो हमें, क्योंकि घोड़े चाहिए रथ के लिए। और भैया पहिए भी लाके दो। बिना पहिए और बिना घोड़े के कैसा रथ? पहिए और घोड़े तो चाहिए। ठीक है। तो इसमें 7 घोड़े हैं सवाल पूछे, और बेटा व्हील्स हैं 24, जो दोनों तरफ, एक तरफ इधर लगे हुए हैं और एक तरफ उधर लगे हुए हैं। तो 12 पहिए दोनों ओर लगे हुए हैं। 12 पहिए दोनों ओर बेटा। ठीक है। तो 12 पहिए दोनों ओर। ठीक है बेटा। क्या है? 12 पहिए दोनों ओर लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए, डिजाइन इसका विशाल रथ का है, मैसिव चैरियट। ठीक है। और नोट पर क्या अंकित है? 10 रुपए के पर है ये 10 रुपए के नोट पे। जब यानी कि आप 10 रुपए का नया नोट लोगे तो आपको जब उसे देखोगे ना, तो आपको उस पर एक जगह ये कोणार्क का सूर्य मंदिर लगा दिखाई देगा। ठीक है। हाँ, 7 घोड़े हैं बेटा, बिल्कुल 7 घोड़े हैं और 24 पहिए हैं। तो नोट पर, और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा को हिंदी में काला शिवालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काला शिवालय। तो इसको काला शिवालय भी बोला जाता है। ठीक है। चलिए, काला शिवालय। आगे आइए। अब महाबलीपुरम के स्मारक 2 ही सवाल इससे बनते हैं ज्यादा। एक तो ये है कहां पे, दूसरा यूनेस्को में कब शामिल हुए, और ये निर्माण इनका किन के द्वारा करवाया गया? तो पल्लव राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। क्या? पल्लव राजाओं के द्वारा। देखो एक टेलीग्राम है जहां मैं आपकी तैयारी को बेहतर करवाने के लिए कुछ कुछ चीजें करूंगा।
इस बार कुछ नई चीजें भी मैंने प्लान की हैं। टेलीग्राम है सोनवीर सरार WA, लगभग 1,80,000 बच्चे हैं उस पे। तो आप अपनी तैयारी में देखो, मैं क्लास में तो कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज ऐसी कराऊंगा टेलीग्राम में कि भाई जो क्लास में तो मैं कुछ करा ही नहीं रहा और वहां कराऊंगा, नहीं। क्लास में मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से जितनी बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकता हूं पढ़ाऊंगा। पर जैसे कुछ क्विज डाल देने, कुछ छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बना के डाल दी, है ना, क्योंकि अब मेरे पास यूट्यूब का तो ऐसा नहीं है कि मैं जब जी चाहे जो भी चीज डाल दूं, पर टेलीग्राम मेरे ही पास है। तो 2 मिनट की मैंने वीडियो, जैसे मैंने इस बार प्लान किया है कि मैं एक वीडियो 2 मिनट की केवल ऐसे बनाऊंगा कि कौन सी चीज किसने बनवाई है। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई है, वाकाटक वंश ने। ठीक है, एलोरा की किसने बनवाई है, राष्ट्रकूट राजाओं ने। ऐसे ही ताजमहल किसने बनवाया है, तो ताजमहल के बारे में बता दिया कि जी भैया ये बनवाया शाहजहां ने। आगरा का किला किसने बनवाया है, तो वो अकबर ने बनवाया। वैसे ही जैसे ये महाबलीपुरम के स्मारक किसने बनवाए हैं, पल्लव राजाओं ने। वैसे ही जो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया, नरसिंह देव वर्मन ने। तो केवल 2 मिनट की एक वीडियो ऐसी ही बना दी केवल, जहां बाकी जानकारी नहीं है, केवल ये जानकारी है। और उस तरह की वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पे और ये टेलीग्राम पे दोनों पे शेयर करूंगा। आप जो भी एक चीज चलाते हो, जो भी करते हो, वो आप देख लेना। टेलीग्राम पे वो नॉर्मल रहेगी। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं भी चलाते हैं तो भी आप टेलीग्राम पे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे वो प्रॉपर वीडियो ही आएगी, आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो चल जाएगी आपके लिए। ठीक है, पर ऐसी कुछ कुछ चीजें मैं इस बार आपको करवाऊंगा ताकि जहां से सवाल बनते हैं वहां आपका कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने इरादा किया हुआ है। तो आप अगर उस तरह की कोई हेल्प चाहते हैं अलग से, आप खुद से केवल क्लास से कर लेंगे चीजें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में भी आप देखोगे हम पूरा जोर लगाएंगे, पर जो उन तथ्यों के लिए अलग से सपोर्ट चाहते हो वो वहां से लग सकते हो। ठीक है, चलिए, कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं चलाते हैं तो केवल क्लास लो और पढ़ाई करो पीडीएफ से और क्लास से। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब देखो 1983 में हमने याद कर लिया 4 जगह विश्व धरोहर स्थल बनी। 1984 में हमने याद कर लिया 2 जगह विश्व धरोहर स्थल बनी। अब 1985 में 3 जगह बनेंगी, और वो 3 जगह कौन कौन सी हैं, काजीरंगा पहला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान दूसरा है, और केवला देव तीसरा है। जो हम एक कैटेगरी देख रहे थे, सांस्कृतिक 37 जगह हैं हमारी, प्राकृतिक 7 हैं, और बेटा एक मिश्रित है। तो ये प्राकृतिक 85 में तीनों प्राकृतिक हैं। काजीरंगा भी प्राकृतिक है बेटा, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी प्राकृतिक है, और केवला देव भी प्राकृतिक है। ये तीनों ही 1985 में। याद कैसे करेंगे, काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। काजी कैसा मानस है, तो काजीरंगा मानस मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान, और बेटा केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। और ये जुड़ी है 1985 में, तो ऐसे याद रखेंगे, काजी की उम्र 85 साल, काजी की उम्र 85 साल। तो काजीरंगा 1985 में, 85 साल है काजी की उम्र 1985 में, याद रखना है। ठीक है, तो काजी की उम्र 85 साल, तो 1985 में काजीरंगा, काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। तो इन तीनों को जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, इन तीनों को जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, अब इनसे संबंधित 2-3 चीजें और पूछ लेता है। जैसे काजीरंगा से पूछ लेता है यूनेस्को में कब शामिल हुआ, ये तो हमने याद कर ही लिया कि काजीरंगा को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था, तो 1974 में। फिर टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 2007 में। और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो वन हॉर्न्ड राइनोसरस के लिए ये फेमस है। इसके लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो इससे 3 सवाल ये बनेंगे। यूनेस्को में मानस की बात करेंगे, 1985 में ही शामिल है। ये मानस नदी बहती है यहां से, मानस नदी। तो मानस का नाम ही इसलिए मानस है क्योंकि इसमें होके मानस नदी बहती है बेटा। क्या बहती है, मानस नदी बहती है। और केवला देव से एक सवाल ये बनता है कि केवला देव का पुराना नाम क्या है, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। अब मैं आपसे थोड़ी सी चीजें पूछूं, जल्दी बताओ, रिकैप
रिकैप में आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ कि भैया जो केवलादेव है, केवलादेव वो कब शामिल हुआ है? 1983 में कितने स्थल शामिल हुए हैं? तो आप बता दोगे भैया 4 हुए हैं। कितने हुए हैं? 4। 4 में आप बताओगे भैया एक आगरा का किला, एक ताजमहल, यानी 2 तो यूपी से हैं, एक अजंता, एक एलोरा, 2 महाराष्ट्र से हैं। क्या है? 2 महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, ये याद कर लिया। हाँ, फिर आप कहोगे भैया 1984 में कितने शामिल हुए हैं? 2 शामिल हुए हैं। दोनों कौन कौन से हैं? तो एक तो है बेटा, एक तो है महाबलीपुरम के स्मारक और एक कोणार्क के सूर्य मंदिर। महाबलीपुरम के स्मारक किसने बनवाए हैं मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बताओगे भैया पल्लव राजाओं ने बनवाए हैं। पल्लव राजाओं ने बनवाए हैं। ठीक है, किसने बनवाए हैं? पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम के स्मारक बनवाए हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो आप कहोगे नरसिंह देव वर्मन ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो नरसिंह देव वर्मन ने। किस शैली में है? तो कलिंग शैली में है। ठीक है, कलिंग शैली में है। किस आकार में बना हुआ है? रथ के आकार में बना हुआ है। कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं? 7 घोड़े हैं। कितने पहिए हैं? 24 पहिए हैं। दोनों तरफ कितने कितने पहिए हैं? 12-12 पहिए हैं। जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करोगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 1985 में 3 है। 1985 में कितने स्थल? तो 3 है बेटा। ये भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन से 3। हमें पता होना चाहिए काजीरंगा, हमें पता होना चाहिए मानस, हमें पता होना चाहिए केवला देव, हमें पता होना चाहिए काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। हमें पता होना चाहिए कि जो मानस है उसके अंदर से मानस नदी बहती है। हमें पता होना चाहिए कि केवला देव का पुराना नाम भरतपुर बर्ड सेंचुरी था। क्या था? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। आ रही है चीजें समझ में? आ रही हैं? होंगी भी याद, याद होंगी पक्का और बहुत अच्छे से होंगी। लेकिन खुद पे भरोसा करना है और जो मैंने आपसे वादा लिया है शुरू में, उस वादा को भूलना नहीं है। उस वादे को बेटा भूलना नहीं है। ठीक है, सर थक जाते हैं इतना ही नोट्स बनाने में। बेटा जिंदगी में मैं बता रहा हूं, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई शायद सबसे आसान थी। क्योंकि जिंदगी में अकेली ऐसी परीक्षा है ये जो अभी आप दोगे जिसका सिलेबस आपको पता है। बाकी जिंदगी में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी ना, उसका किसी का सिलेबस आपको पता नहीं रहेगा। कब भगवान कौन सी परीक्षा दे दे। इसलिए खुद को मजबूत बनाना है, अपने दिमाग को उस लेवल का बनाना है कि हाँ मेरे सामने कुछ भी आ जाएगा, मैं उसका सामना करूंगा बहुत बेहतर ढंग से। और सामना कब कर पाओगे आप? जब आप खुद को तैयार करोगे। आपको तैयार करना है, आपको अपने दिमाग में छोटी छोटी चीजें नहीं डालनी है कि अरे बहुत है अब तो मैं थक जाऊंगा। बेटा जिंदगी में थकने के लिए और बहुत चीजें हैं, फिलहाल नहीं। इस उम्र में तो नहीं थकना है बिल्कुल भी। ठीक है? इसलिए पहले जिन्होंने मेरी ही क्लास से नोट्स बनाए हैं मत बनाइए इस बार। बस उसमें ये देख लीजिए कुछ नया है तो जोड़ दीजिए, कुछ नया है तो जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम हम्पी के स्मारक से शुरू करेंगे और हम्पी का जो स्मारक है ना उसे हम बड़े आसानी से याद कर लेते हैं। देखो इसका एक सवाल तो ये कि कब जोड़ा गया, तो 1986 में। 1986 में भैया हम अब पीते हैं ना, हम पीते हैं तो ऐसे पी जाते हैं जैसे चाय पी रहे हो, चाय सी। जब हमारे इंडिया में पीते हैं ना लोग, पीते हैं ना, पीने का मतलब तो समझ रहे हो ना, तो ऐसे पी जाते हैं आराम से जैसे चाय सी पी रहे हो। कितनी भी कड़वी चीज को चाय सी समझ के पी जाते हैं। और बेटा हम पी के क्या करते हैं? नाटक। हम कितने रुपए की पी के? तो भैया 50 रुपए का संतरा पी के ही नाटक कर लेते हैं हम। 50 रुपए का संतरा पी के भी हम अच्छा सा नाटक कर लेते हैं। तो इस तरह से कल हम चीजें करेंगे, कल दोबारा करवाएंगे इसको याद और आप बहुत अच्छे से इस चीजों को याद करोगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आज के लिए शुरुआत है, क्योंकि जब पहले दिन दौड़ने जाते हैं अगर उसी दिन 10 किलोमीटर की दौड़ करवा दी जाए तो कभी कभी धावक का जो हौसला है ना वो भी टूट जाता है। थोड़ा सा छोटा आज क्लासेस को रखेंगे, फिर आगे और शुरुआत होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।